Assalamu alaikum. Um, we are doing MCQs and kinematics, and this is the first question I'm putting. This is question in this sheet. It is 130. Read this question.
A skydiver jumps from an aeroplane and falls vertically through air. इसका मतलब है कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद है. Which graph shows the variation with time of the skydiver's vertical velocity? जब ये नीचे आएगा तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन एक्सेलरेशन कम होता जाएगा. वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन एक्सेलरेशन जो है ये कम होता जाएगा. ये वो ग्राफ है टर्मिनल वेलोसिटी वाला विच इज ऑलवेज देयर. कई मर्तबा पेपरों में आ चुका है, नोट्स में भी आपको मिलेगा. जो ये वाला ग्राफ है, स्काई डाइवर जंप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन. अब ये नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी तो बढ़ेगी. तो अगर वेलोसिटी बढ़ती है वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये तो गलत है. वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहाँ पर देखो कांस्टेंट हो गई. अब ये ग्राफ इसलिए गलत है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो होता है एक्सेलरेशन. इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो गया. याद रखो जब कोई चीज हवा में गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो पहले डिक्रीज करता है और फिर उसको जीरो होना होता है. अब जीरो का मतलब होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये ग्राफ इसलिए गलत है कि इसका भी वही मतलब है. ये ग्राफ कह रहा है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ये भी गलत है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता. एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो फिर तो फ्री फॉल हो गया ना, फिर तो वो एयर रेजिस्टेंस वाली बात नहीं है. तो इसमें एक ही आंसर सूट करता है, सी. सी क्यों सूट करता है? अगर आप अपने नोट्स में देखोगे तो शुरू वाले पार्ट का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है. (129) The graph shows how a physical quantity varies with time. अब जो भी क्वांटिटी है वो पहले डिक्रीज हुई, फिर वो क्वांटिटी यहां पहुंची. अगर मैं इस क्वांटिटी को लेटर दे देता हूं Q, तो यहां पर Q जीरो है, यहां प्लस है, फिर Q नेगेटिव हो गया और यहां दोबारा जो भी चीज Q है वो जीरो हो गई. इससे कुछ हेल्प मिल जाएगी जज करने में, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्यू क्या चीज है. तो सवाल ट्रायल एंड एरर से होगा. एक्सेलरेशन ऑफ अ फायरवर्क राइजिंग टू अ मैक्सिमम हाइट एंड फॉलिंग टू द ग्राउंड. अगर ये एक्सेलरेशन का ग्राफ होता तो जब कोई चीज ऊपर जाती है और उसी एपिसोड में नीचे आए तो एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट द नेगेटिव होता है. तो हमें इसको बड़ा सोच के करना पड़ेगा कि क्या ये एक्सेलरेशन ऊपर जाते वक्त क्या करेगा. तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता वहीं से वापस आता उसमें ये रूट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें तो एक्सेलरेशन थ्रू आउट द वे नेगेटिव होता है. तो ये तो अगर ये एक्सेलरेशन ये वाला है तो ये तो दोनों साइन ले रहे हैं. तो इसलिए हम इसको जो है वो कैंसिल कर रहे हैं. The acceleration of a skydiver leaving an aircraft, falling, opening a parachute and falling to the ground. जब स्काई डाइवर पैराशूट बांधकर कूदेगा तो शुरू में तो वो पैराशूट नहीं खोलता. शुरू में वो पैराशूट नहीं खोलेगा और फ्री फॉल नीचे गिरेगा और उस वक्त उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी लेकिन एक्सेलरेशन कम हो रहा होगा. एक मर्तबा वो टर्मिनल वेलोसिटी वाली जो स्टोरी रिपीट कर लो. जब कोई चीज नीचे गिरती है हवा में तो वेलोसिटी बढ़ती है,
लेकिन एक्सेलरेशन कम होता है। जब वो चीज टर्मिनल पे आ जाती है, जब टर्मिनल वेलोसिटी टच हो जाती है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। ये स्टोरी याद कर लेनी चाहिए। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि जो बिहेवियर एक्सेलरेशन का है वही रिजल्टेंट फोर्स का भी है। शुरू में एक्सेलरेशन कम हुआ, देखो अगर ये एक्सेलरेशन है, फिर एक्सेलरेशन जीरो हो गया, फिर पैराशूट खुला, फिर वेलोसिटी कम हुई और एक्सेलरेशन दोबारा जीरो हो गया। जिन लोगों को नोट्स याद हो तो पैराट्रूपर इनका फेवरेट केस है। पैराट्रूपर की मोशन में टर्मिनल वेलोसिटी एक मर्तबा नहीं आती, दो मर्तबा आती है। स्पीड ऑफ अ जेवलिन एज इट लीव्स एन एथलीट हैंड फॉल्स एंड सिंक्स इनटू द ग्राउंड। अगर ये होता तो वेलोसिटी नेगेटिव क्यों हुई? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव कब होती है? जब कोई चीज यू टर्न ले, और स्पीड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो स्पीड लफ्ज पढ़ो तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, ये तो नेगेटिव में गया है, तो ऑप्शन फिर आपके पास एक रह गया, बी। वन 28 पढ़ो। Which graph shows the variation of velocity with time for an object? The object passes a fixed point and time t is equal to 0. कह रहे ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो निकलता है एरिया से, और जो एक्सेलरेशन होता है वो निकलता है ग्रेडियंट से। तो तुम लोग ऐसा करो कि पहले तुम लोग मुझे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाकर एरिया कैलकुलेट करवा दो। इससे डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, मुझे एरिया की कैलकुलेशन करवा दो। शाबाश, हेल्प करो। कंट्रीब्यूशन चाहिए। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकले तो मुझे बताओ। 70। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो आ गया है मेरे पास 70। अब एक्सेलरेशन जो होता है वो ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर मैं यहां से पिक करूं और यहां से पिक कर लूं तो एक पॉइंट होगा 24, एक होगा 4। तो 24 माइनस 4, एक होगा 5, एक होगा 0। 5 माइनस 0 यानी 20 अपॉन 5, तो एक्सेलरेशन आ रहा है 4। गुड। अब एक 70 आ गया, एक 4 आ गया।
A stone is thrown horizontally from, अच्छा ये वो है, ये जो सवाल है ना ये है प्रोजेक्टाइल पर। 127 इज फॉर प्रोजेक्टाइल, इसको भी छोड़ देते हैं। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन एक साथ करेंगे, जब एक साथ क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख देख के समझ आ जाते हैं। A car travels along a straight horizontal road. The graph shows the variation of velocity of the car with time t. नीचे ग्राफ बना हुआ है। The brakes of the car are applied from 0 from at 1 to 4. जिन लोगों को देखकर याद आई ये वो स्टॉपिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस था। How far does the car travel while the brakes are applied? जब गाड़ी की ब्रेक लगाई होंगी इसने तो गाड़ी की स्पीड ड्रॉप होनी चाहिए। मैं लेबल कर देता हूं ए से लेकर बी तक, ये गाड़ी की ब्रेक लगी है। तो अगर ये गाड़ी की ब्रेक लगी है तो ग्राफ जो है वो है वेलोसिटी टाइम, तो इसका एरिया जो है ये देखो एरिया। अब तुम लोग ये एरिया निकालो ट्रेपेजियम वाले फॉर्मूला से। अब ये नंबर रीड करवा लेते हैं और ये नंबर रीड करा लो। ये 1 ये 2 होगा, ये इसको हम अगर 2 पर 2 पे 4 रख ले 6 और फिर इसको रख के सॉल्व करो। देखो दो नंबर्स क्या है, ये होगा 8 और ऊपर वाला 22 होगा। तो ये है 22 और ये है 8, तो 22 प्लस 8। इसके आंसर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हाफ इंटू 4 तो सही है और एक हाइट 22 है और दूसरी 8 है। आंसर मैच नहीं कर रहा, चेक करो इसमें गलती किस यूनिट में हो रही है, क्या हो रही है। अच्छा वो मैंने काटा गलत है, जो मैंने कैंसिल किया है ना इट शुड बी 2। और उसमें भी गलती हो रही है क्योंकि हाइट जो है, अगर मैं ये हाइट लेता हूं, देखो ये मिस्टेक्स इस तरह होती है ना, 4 माइनस 1 हाइट है 3, ये गलती आ रही है। तो हम इसको पहले ठीक कर लेते हैं। ये नंबर जो है वो 3 है और अब अगर आप इसको लेंगे तो ये 2 है, तो 3/2 × 30, ये आ रहा है 45 मीटर। सब लोग वर्किंग चेक करिएगा, मैंने हाइट गलत ली थी। वो हाइट है, जो हाइट है वो 4 माइनस 1 यानी 3 है। बी इज द राइट आंसर। वन 125 a mass is placed on a frictionless slope। अच्छा ये इंक्लाइन प्लेन आ गया।
ठीक है, ये वाला भी छोड़ दो, ये अभी हमने इंक्लाइन प्लेन का टॉपिक नहीं किया। ये किस पर है? ये कर लेते हैं, 124 कर लेते हैं। पहले स्टोरी पढ़ लो। अ बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली इनटू द एयर when the ball has a speed v, the air resistance acting on the ball is f। हम एक बॉल को ना यहां से, देखो एक बॉल को हम यहां से ऊपर फेंकते हैं, हम यहां से एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं, बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी प्लस है और नीचे आते वक्त वेलोसिटी माइनस होगी। ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी कम हो जाती है। ये कह रहे हैं कि जब बॉल ऊपर जा रही है, जो बॉल पर एयर रेजिस्टेंस है, जब बॉल ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है तो एयर रेजिस्टेंस एफ है। ठीक है, ये बॉल का वेट है, बॉल अभी जा रही है ऊपर। अच्छा, जब बॉल नीचे आएगी तो ये वेट की फोर्स है जो एम जी होती है। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस जो होती है ना, वो हमेशा आपकी मोशन को अपोज करती है। तो जब बॉल नीचे की तरफ आएगी तो फिर एयर रेजिस्टेंस भी, जब बॉल नीचे आएगी तो ऊपर जाते वक्त एयर रेजिस्टेंस जो है, देखो जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो एयर रेजिस्टेंस उसको अपोज करेगी, तो एयर रेजिस्टेंस इधर आ गई। जब बॉल नीचे आ रही होगी तो फिर एयर रेजिस्टेंस यानी फ्रिक्शन ऊपर तरफ है। अब ये आपको याद रखना है अच्छे से, एयर रेजिस्टेंस ऑलवेज अपोजेस द मोशन। अब जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो हमेशा ऐसे ही निकलती है, फॉर्मूला आपको पता है। तो अब ऐसा करो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए दोनों की इक्वेशन बनाओ। मैं इसको कह देता हूं अपवर्ड, ये है अपवर्ड मोशन, और ये है डाउनवर्ड मोशन। रिजल्टेंट फोर्स का असूल ये है कि अगर फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हो तो उनको ऐड कर दो, अगर फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब रिजल्ट ऐसा करते हैं, अपवर्ड मोशन के लिए रिजल्टेंट फोर्स बनाते हैं। रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड मोशन में क्या होगी? बॉल नीचे आ रही है तो बॉल ऊपर जा रही है तो दोनों फोर्सेस को ऐड कर दो। देखो क्या करोगे आप, अपवर्ड मोशन में दोनों फोर्सेस नीचे की तरफ हैं तो F प्लस एम जी होगा, और F होता है एम ए। F प्लस एम जी, ए को सब्जेक्ट बनाओ, F अपॉन एम प्लस एम जी अपॉन एम। ये मैं अपवर्ड के लिए कर रहा हूं, ठीक है। उसमें ये एम एम कट जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम प्लस जी। देखो एफ अपॉन एम प्लस जी, एफ अपॉन एम प्लस जी मेरे पास दो जगह है, यहां पर भी है और यहां पर भी। ये मेरे पास अपवर्ड मोशन है और ये मेरे पास डाउनवर्ड मोशन है। अब दूसरी इक्वेशन वर्कआउट करो डाउनवर्ड के लिए। डाउनवर्ड में क्या है, दोनों फोर्सेस ऊपर नहीं, लेकिन फोर्स जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे जा रहा है। तो डाउनवर्ड के लिए वर्किंग करता हूं तो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ। वाई एम जी माइनस एफ हमने ओ लेवल में पढ़ा था, ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। ये है एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ। फिर ए को सब्जेक्ट बना लो, एम जी अपॉन एम माइनस एफ। और अगर इसको कटने दें तो ए होगा जी माइनस एफ अपॉन एम।
ये दोनों मैच कर गए। ये वर्किंग देखो आराम से, एमसीक्यूज ए लेवल में काफी चैलेंजिंग होते हैं, प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको थ्रू आउट द सेशन ये बताया। अगर किसी के पास कोई क्यूरी हो तो वो माइक पर पूछ सकता है, चैट में पूछ ले, तो वो, ताकि अगर उसको कोई कंफ्यूजन है तो साथ आ जाए। ये वाला सवाल 1 2 3 जो है ना, ये मोमेंटम पर जा रहा है, तो ये छोड़ देते हैं। 122 122 जो है ना, ये प्रोजेक्टाइल है। लेट्स लीव दैट, ये कर लेते हैं। ये क्या, ये वाला क्वेश्चन है, ये 121 कर लेते। आप सब लोग क्वेश्चन पढ़ो। मैं इसका एक छोटा सा स्केच बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये सवाल जरा ट्रिकी होते हैं। तो स्केच से फायदा ये होता है कि आपको सवाल की लॉजिक समझ में आ जाती है। 100 मीटर रेस है। द स्पिंटर हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 2.5 फ्रॉम रेस्ट। तो हम इसको रेस्ट से उठाते हैं ऐसे, और फिर ये ऐसे आ गया। ये जर्नी है। ये अपनी स्पीड तक पहुंचा है, जिस स्पीड तक पहुंचा है वो है 10। ये 0, ये भी 0। Until the end of the race, एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमें, एक्सेलरेशन इज 2.5। और वो कह रहे हैं कि ना, द स्पिनर रन्स 100 मीटर। 100 मीटर इज द एरिया। जो एरिया होता है वो इस ग्राफ का, जो एरिया होता है वो इस ग्राफ का टोटल डिस्टेंस होता है। हमें निकालना है टी। यानी अगर तुम मार्क करना चाहो तो तुम्हें ये टाइम निकालना है। अब तुम लोग ट्राई करो, तुम्हें मैंने पूरा ग्राफ बना के दिया है, और तुम्हें पता है कि इट्स अ ट्रिपेजियम शेप, और तुम्हें ये बता दिया एग्जामिनर ने कि इसका जो टोटल रेस है ना वो है 100। ये पूरा एरिया 100 है। अब तुम लोग एरिया का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि ये वाली जो साइड है ये कितनी है। लेट्स से ये मैं ले लेता हूं ए, लेकिन ये जो छोटी सी साइड है लेट्स से बी, ये मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन पता होती है कि एक्सेलरेशन होती है y/x, तो 10/b। तो मैं ए रख देता हूं 2.5 इज इक्वल टू 10/b। तो तुम लोग मुझे क्या बी कैलकुलेट करके दे सकते हो, ये वाला बी? जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं वो जरा कैलकुलेटर उठाएं और ये कैलकुलेशन कर दें। 10/2.5। 4। सही है, ये तो 4 आ गया। अब मसला सिर्फ रह गया ए का, बाकी सब आ गया हमारे पास। एरिया होता है हाफ इंटू हाइट इंटू ए, ये ऊपर वाला ए,
प्लस नीचे दोनों आ जाएंगे, जब तुम टी तक आओगे टोटल टाइम लोगे तो ए प्लस बी। अब इसको सॉल्व कर लो। एरिया का मतलब होगा 100, 10 और 2 को काटो तो 5, यहां बनेगा 2a प्लस बी। हमें b की वैल्यू पता है कि b की वैल्यू है 4। अब अगर हम सॉल्व करें, 5 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 2a प्लस 4। सॉल्व करो जरा, a निकालो। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास ये वाली साइड 8 निकल आई, ये वाली 4 है। अब टोटल टाइम कैसे निकलेगा? टोटल टाइम जो होगा वो 8 प्लस 4 यानी कि 12 है। देखो इसकी वर्किंग आराम से चेक करो। इफ यू हैव अ क्यूरी यू कैन ऑलवेज आस्क। ये तो प्रोजेक्टाइल है। देखिए मैं बता रहा था ना, अब देखो क्या चालाकी की हुई है। एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लेजिबल। ये सवाल जो है ये काइनेमेटिक्स पे डायरेक्ट तो नहीं आता, लेकिन अगर आप क्योंकि चैप्टर 1 है तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। एक शिप जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, और ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है।
चलो अब बताओ, तुम लोगों ने इसको ट्राई किया, सब कंपास बनी हुई है और आपको पता है दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। मैं एंगल भी बना देता हूं, फिर आप लोग मुझे रिजॉल्व करके दे दो। लेकिन इसको नॉर्थ साउथ के साथ बनाना, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ऑफ के बाद नॉर्थ लिखा है ना, तो एंगल नॉर्थ से बनेगा। हमने सीखा है कि रिजॉल्व करते हैं, अब इस पे कट लगा देता हूं। और ये है वेलोसिटी, और वैल्यू कितनी है, 8। तो इधर आएगा 8 कॉस 30, और इधर आएगा 8 साइन 30। अब इनको रिजॉल्व करके मुझे दे दो, मतलब सॉल्व करके दे दो, कंपोनेंट्स तो निकल आए। डेसिमल करके मुझे दे दो। हाउ मच इज 8 साइन 30? इट विल बी 8/2 4। अच्छा, इसको तुम लोग सॉल्व करके दे दो, व्हाट इज 8 कॉस 30, जरा इसको सॉल्व करो। 6.9। अच्छा, फिर ये आ रहा है, ये आ रहा है, और आंसर है फिर बी। ये कैसे जज होता है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ में एंगल नॉर्थ से बनेगा या एंगल साउथ से बनेगा? इसमें चक्कर ये होता है कि एक लोकल सा पाकिस्तानी, लोकल आप समझ लो कॉन्सेप्ट है कि यार ऑफ के बाद क्या लिखा है, जिस जो ऑफ के बाद लिखा है ना, एंगल उससे ले लो। जैसे हम लोग बेरिंग में करते थे ओ लेवल मैथ्स। चलो अब ये वाला देखो, ये पावर का क्वेश्चन है। अच्छा, ये पावर है ना, तो इसको अभी नहीं कर सकते। ये है 2D मोमेंटम, ये भी हमारा अभी लिंक नहीं बनता। ये भी मोमेंटम है और ये भी मोमेंटम है, सही क्वेश्चन क्यों लगा। ये कर लेते हैं 114। चलो 114 पे आ जाओ। And a skydiver falls from a stationary balloon at T0. As the skydiver falls, her speed and the air resistance increases until the force of the resistance equals to her weight. ये वो पॉइंट होता है जहां पर रिजल्टेंट फोर्स हो जाती है 0, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाती है टर्मिनल। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमने क्लास में बताया था कि इसको याद कर लो। ये टर्मिनल वेलोसिटी का मशहूर स्केच है। ग्राफ पहले थोड़ा सा बेंड होगा और फिर स्ट्रेट लाइन हो जानी चाहिए, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ती रहेगी,
वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन उसका जो शेप है ना वो बदलेगा। अब देखो, अगर तुम इस वाली शेप को देखो, ये तो बेंड होता जा रहा है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी, ग्रेडियंट वेलोसिटी है ना, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो ये तो गलत है, वेलोसिटी को बाद में कांस्टेंट होना चाहिए। इसमें दो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला। पहले वेलोसिटी इंक्रीज हुई और फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। इसमें ये दिखा रहे हैं कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, क्योंकि ग्रेडियंट कम हो रहा है। ये तो जाहिर है गलत है, जब कुछ चीज गिरती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी शुरू से कांस्टेंट है, जो ये भी गलत है। तो अब दो ऑप्शन रह गए, इनमें से तीन ऑप्शन कट गए, तो अब इसमें से सिंपल ऑप्शन आपका ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा, 114। ठीक है, तो वी हैव डन टिल हियर। हम आज का काम फिर यहीं तक रोक लेते हैं, और हम इसको इंशाल्लाह अब अपनी अगली क्लास अगर कल रखूंगा तो ठीक है, वरना फिर आगे दूसरे पेपर आ रहे हैं। मेरा पेपर थोड़ा सा आगे है, तो आई विल ट्राई कि मैं आगे चल के रखूं, क्योंकि काइनेमेटिक्स मुश्किल टॉपिक है। हम इसकी एक दो क्लासेस और रखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पेपर 2 को भी कवर करना है। अगर आप पास पेपर में एमसीक्यूज करते जाएं तो आपको ना रिपीट मिलते हैं। जैसे अभी ये जो क्वेश्चन किए, ये रिपीटेड था। शुरू में एमसीक्यूज बहुत मुश्किल लगते हैं, जब तक आप लिखना शुरू नहीं करते। आप लिखना शुरू करें, देन यू रिमेंबर एंड यू कीप ऑन रिवाइजिंग द नोट्स ऑफ स्केचेस, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह पिक हो जाएंगे। इट्स ओवर फॉर टुडे एंड वी विल बी डूइंग इट इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।